स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट गोंदिया मार्ग पर ग्राम पिंडरई में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। 6 साल के बच्चे की लाश सड़क पर वैन में रखकर किया चक्काजाम। 1.5 घंटे तक अवरुद्ध रहा यातायात। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण हुए शांत। बेटे की मारपीट से तंग आकर बूढ़ी मां ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। डंपर की टक्कर से बाइक सवार भाई की मौत, बहन गंभीर रूप से घायल। गुजरी बाजार के एक जनरल स्टोर से 50 किलो अवैध पटाखा जब्त। और संत निरंकारी मंडल के सदस्यों ने किया रक्तदान। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बालाघाट गोंदिया सड़क मार्ग पर स्थित ग्राम पिंडरई के ग्रामीणों ने 6 साल के बालक की लाश एक वैन में सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया। इस गांव के 6 वर्षीय बालक नैतिक लिल्हारे की सोमवार को अवैध विद्युत कनेक्शन के तारों की चपेट में आने से मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी इस बालक की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति शशिकांत गजबिये की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पिंडरई निवासी शशिकांत गजबिये द्वारा अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन लिया गया था, जिसके खुले तार जमीन से 2-2.5 फीट की ऊंचाई पर थे। इस तार की चपेट में आने से जितेंद्र लिल्हारे के 6 साल के बेटे नैतिक लिल्हारे की मौत हो गई थी। इस पूरी घटना की जानकारी ग्रामीण थाना पुलिस को दी गई थी, लेकिन मंगलवार सुबह तक ना तो पुलिसकर्मी पीड़ित परिवार के पास पूछताछ के लिए पहुंचे, ना ही आरोपी शशिकांत गजबिये को गिरफ्तार किया गया। इस पर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने करीब 11:30 बजे से चक्काजाम कर दिया। 6 साल के बालक की लाश एक वैन में रखकर सड़क के बीचों बीच इस वैन को रखकर चक्का जाम किया गया, जिससे दोनों तरफ 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पूरी करो, अपराधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। ये उसकी गिरफ्तारी के लिए, ठीक है ना? और इधर से लाओ, उनको हम देखेंगे, उनको पहले नहीं वो गिरफ्तार हो जाएगा। और चिंता मत क्या नाम है? कल युवराज लिल्हारे, ग्राम पिंडरई। अच्छा, क्यों चक्काजाम कर रहे हैं यहाँ पे आप? चक्काजाम इसलिए किए कि कल से मृत्यु हुई है। किसकी मृत्यु हुई है? वो अपने भतीजे की। क्या नाम है उसका? उसका नाम नैतिक लिल्हारे। क्या हो गया था उसको? वो वायर पे गया, वायर वहाँ लगा हुआ था, सिंगल वायरिंग 100 फीट के दूरी पे, रोड क्रॉसिंग। उस पे गया, वो पानी के लिए जा रहा था। हर 2 से 2.5 फीट खाली ये थी, यानी ऊंचाई तार की ऊंचाई थी। सिंगल फेस खाली ले गया था, न्यूट्रल घर से था। तो इन्हीं लोगों ने ले गए और बच्चे लोग जा रहे थे। ये तो पानी भर रहे थे, वहाँ पीछे में हेडपम्प है, तो हेडपम्प में पानी भरते भरते बच्चे वायर पे गिर गया। वायर पे जहाँ फॉल्ट था, वायर पे गिरा तो वैसे ही इस पर बच्चे वहाँ पे हो गए। क्या लगता है किसकी वजह से? ये घर जिसने वायरिंग खींचा है, शशि नीलकंठ, उसके लापरवाही से ये हुआ। तो उसके पे अपना चाहते ही कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, तो चक्काजाम करने का क्या आशा है आपका? ये हमारा ये इसलिए बोला जा रहा है कि चक्काजाम इसलिए करा जा रहा है कि कल से हमारी जो बाड़ी गई थी पीएम में, तो पुलिस प्रशासन हमारे को कुछ भी कोई भी मतलब एक्शन नहीं ले रही। हम सोचते हैं कि सामने वाला जब अब ये कर रहा है तो मतलब उसको सामने वाले की गिरफ्तारी चाह रहे हैं हम लोग, और आके हमारे को पुलिस प्रशासन से हमको मदद मिले। इसलिए हमारा कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं मिली, इसलिए हमारा चक्काजाम करा। कब तक करेंगे चक्काजाम आप? ये जब तक हमको पुलिस प्रशासन ने मदद नहीं देगी। क्या मदद चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? ये चाहते हैं कि जो अपराधी है उसके अपराधी की गिरफ्तारी होना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुड्डू बसेर है। चक्काजाम की जानकारी मिलते ही पहले ग्रामीण थाने की पुलिस वहां पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई तो 4 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया, सीएसपी मोनिका तिवारी, कोतवाली टीआई प्रमोद साहू भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी गई। लेकिन प्रदर्शनकारी काफी आक्रोश में थे और वे आरोपी शशिकांत गजबिये की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस पर ग्रामीण पुलिस ने अवैध कनेक्शन लेने वाले शशिकांत गजबिये को गिरफ्तार कर लिया। इस पर 1.5 घंटे बाद यह चक्काजाम खत्म हुआ। क्या नाम आपका? रूपलाल। अच्छा, बताइए क्यों चक्काजाम किया आप लोग ने आज? वो क्या है, हमारे मकान के पीछे में नीलकंठ का लड़का, क्या नाम? शशि मकान बना रहा है। उसने तार ले गया है नीचे से। हाँ, नीचे से लाइन की तार।
वो नाती खेलते गया कि पानी के लिए गया तो वहाँ जाके चपक गया। सर कल से तो ये क्या बिजली अवैध कनेक्शन लगाया है? अवैध कनेक्शन है सर, मतलब उनका जो पहले का मकान है वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और बीच में रोड है, 100 फीट और बीच में रोड है, और बीच में रोड है जी, और बीच में रोड है सर। रोड के बाद में मतलब लगभग 70 फीट की दूरी पे मकान बनाया उन लोगों ने, तो उसके लिए मतलब बिजली के लिए कनेक्शन लिए थे, और कनेक्शन भी लिए तो सर ऊपर से नहीं लिए, लगभग रोड पे बीच में रोड पे कर दिए 6 फीट की ऊंचाई पे, और बाकी नीचे सर लगभग 2 फीट जमीन से 2 फीट हाइट पे। तो बच्चा गया था सर हैंडपम्प पे पानी के लिए। अब वहाँ पर इतनी जगह सर, लगभग 4 फीट की जगह है, 4 फीट की जगह है, तो हाल्ट था सर उसमें काय में वायर में, तो वो बच्चे को चिपक गया। चिपकने के बाद में वो ये मतलब हल्ला कि 2-4 लोग आए, उन लोगों ने छुड़ा, तो तब तक डेथ हो गई थी सर बच्चे की। क्या मांग को लेकर के चक्का जाम कर रहे हैं आप? सर मांग ये है हमारी कि पहले कार्रवाई करो, इंक्वायरी करो, और जो अपराधी उनको गिरफ्तार करो। इन लोगों को ऐसे करने से धांधरसाई किसने दी है? ऐसी धांधरसाई करने किसने दी है? सर आज ये एक केस हुआ है, हो सकता है और गाँव में मतलब 10 केस हो सकते हैं ऐसे। इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि ग्रामीण काफी आक्रोशित थे, उन्हें समझाइश दी गई और आरोपी शशिकांत गजभिये की गिरफ्तारी के बाद यह चक्का जाम समाप्त हो गया। थाना ग्रामीण में कल शाम को एक रिपोर्ट आई थी कि पिंडरई गांव के एक बालक नैतिक सन ऑफ जितेंद्र बिल्हारे की करंट लगने से अस्पताल में एडमिट किया गया, तो जिससे कि उसकी मौत हो गई। तो तत्काल मौके पे कार्रवाई अस्पताल चौकी पुलिस द्वारा की गई, पोस्टमार्टम करा करके उसे गांव पिंडरई वापस ले जाया गया। जिस पर से ग्रामीणों में पुलिस कार्रवाई ढंग से न होने की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश था और उनके द्वारा शव को सड़क पर रख करके चक्का जाम कर दिया गया था, जिस पर से मैं CSP थाना प्रभारी ग्रामीण कोतवाली और धरवेली किरनापुर और हमारा स्टाफ के गए, जहां पर उनको समझाइश दी गई। उनके द्वारा मांग थी कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आरोपियों को तत्काल कस्टडी में लिया गया है और उनके खिलाफ में धारा 304A का मुकदमा रजिस्टर्ड कर कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें कुछ जो थाने की लापरवाही थी, आदेश की आपकी कुछ लापरवाही सामने आ रही है सर, उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई? मृतक के परिजन द्वारा बताया गया कि कल शाम को उनके द्वारा ग्रामीण थाने में गए थे और रिपोर्ट करवाई गई थी, जिस पर से थाने के स्टाफ द्वारा उदासीनतापूर्वक रवैया अपनाया गया, जिसको कि पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में लाया गया है। CSP की रिपोर्ट प्राप्त होते ही संबंधित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खैरी की घटना के बाद प्रशासन द्वारा जगह जगह छापेमार की कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को तहसीलदार SR वर्मा और TI प्रमोद साहू द्वारा गुजरी चौक स्थित स्टोर में छापा मार कर 50 kg पटाखे से भरे 3 कार्टून जब्त किए। इसके बाद सिंधी मोहल्ला स्थित के संचालक के घर पर भी छापा मारा गया, वहां पटाखे नहीं मिले। इसके बाद सरेखा बाईपास के गोदाम में भी जांच की गई, लेकिन वहां स्टॉक के अनुसार ही पटाखे मिले। केवल गुजरी चौक स्थित दुकान में ही अवैध पटाखे मिले। रामपाली के पास ग्रामवासी में तेज रफ्तार से भाग रहे डंपर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार भाई बहन त्रिलोक बघेले और प्रतिभा बघेले गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को वारासिवनी के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद त्रिलोक बघेले को नागपुर रेफर किया गया, लेकिन भंडारा के पास उसकी मौत हो गई। वहीं बहन प्रतिभा बघेले का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं रामलाल। कैसे क्या घटना हो गई? ये लोग बारह से नहीं आ रहे थे, तो कैब डंपर की चपेट में आ गए। कहाँ निवासी है? ये बासी बासी निवासी है। अपने क्या उम्र होगी इनकी? 25 साल। 25 वर्ष। ये अपने किससे हुआ एक्सीडेंट? डंपर से। डंपर में क्या था? रेत। अपने आप आए तो मूर्छित स्थिति में पड़ी थी कि आपको कैसे पता चला? बाकी के मतलब गांव के लोगों ने बताया, हम लोग घर में थे, फिर घर से हम लोग आए थे, एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट हो चुका था। और डंपर वाला भाग गया था, लेकिन बाकी डंपर को रोकवा लिए थे। सर आपका परिचय? प्रदीप शर्मा का। सर ये जो घटना चक्र हुआ है कैसे क्या हो गया? ये झालीवाड़ा से अंसेरा मार्ग पर बासी चौक पर ये एक्सीडेंट हुआ है। सेवनलाल बघेले इनके पुत्र और पुत्री का।
तो ये अपने वाराणसी आ रहे थे कि जा रहे थे? ये बकेरा से मतलब ये बासी से रोड के तरफ इधर आ रहे थे अपना वाराणसी तरफ, और चौक पे ये घटना हुई है। और ये तीसरी घटना है लगभग उस स्थान पर। भारी मात्रा में डंपरों की आवाजाही उस मार्ग से है, और पिछले 1-1.5 महीना पहले भी एक मौत वहाँ एक बकेरा के युवक की हो चुकी है, और उसी स्थान पर ये तीसरी घटना हुई है। तो ग्रामीणों द्वारा वो रोड पे कुछ करवाया नहीं जा रहा है? नहीं, ग्रामीण हमने इसके पहले भी मैंने प्रशासन से मांग की थी कि चूँकि चौक है, एक बड़ा चौक है और भारी आवाजाही ट्रकों की होती है, तो स्पीड ब्रेकर वहाँ बनाने की आवश्यकता है, किंतु प्रशासन के लोगों ने उस बात पे गौर नहीं किया। तो अपने प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग मैंने पहले भी किया था। पिछली बार जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी मैंने प्रशासन से मांग किया था कि स्पीड ब्रेकर तत्काल बनाया जाए, किंतु अभी तक वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया गया, और प्रतिदिन लगभग 100 से 150 डंपर उस मार्ग पर चलते हैं। तो भैया वो डंपर जो वो गिट्टी का है या रेत का है? डंपर अभी तो खाली है, वो डंपर गिट्टी लाया होगा उसने, अभी मतलब उसमें ऐसा कुछ था नहीं। ये तो आवाज रेत बोल रहा नहीं, गिट्टी लेके आते हैं डंपर, और यहाँ से फिर रेत भर के जाते हैं उधर से, उसी मार्ग से कटेंगे मार्ग। सर ये जो घटना चक्र हुआ है कैसे क्या हुआ? ये बता रहे हैं कि बकेरा शहर के रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद लाया गया तो जो बालक है उसको तो हेड इंजरी है और पैर में फ्रैक्चर भी है, और लड़की के नाक में चोट है और हाथ पैरों में कई जगह चोट है। सर ऐसा कोई गंभीर? हाँ, गंभीर बीमारी, क्योंकि हेड इंजरी है। हेड इंजरी? हाँ, बच्चे को, उनको जो लड़का है उनको हेड इंजरी है, लड़की की हालत ठीक है। सर लड़की की जान टूट गई क्या? नहीं, जान नहीं, फ्रैक्चर नहीं है कहीं भी। बालक को फ्रैक्चर भी है और हेड इंजरी भी है। तो इन्हें कहाँ भेजा जा रहा है? जिला चिकित्सालय बालाघाट। वाराणसी नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता विवेक पटेल द्वारा 15 और 16 जून को सत्याग्रह किया जा रहा है। वे मंदसौर और खैरी की घटना के संदर्भ में यह सत्याग्रह करेंगे। देखिए, आपका जो 15 और 16 तारीख को 2 दिन का सत्याग्रह का जो कार्यक्रम है, ये पूरा कार्यक्रम क्या है? पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जो घटनाएं घटी, मंदसौर में कांग्रेस के शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा था अपनी मांगों को लेकर, उन पर जो गोलीबारी की गई, और साथ ही हमारे जो मजदूर साथी फटाखे फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनकी दर्दनाक मौत हुई। दोनों जो प्रशासन का रवैया रहा उसके विरोध में किसानों की मांगों को लेकर कि उनका कर्जा माफ हो, उन्हें उनकी फसल का उचित समर्थन प्राप्त हो, नई जांच हो, गोली किसने चलाई थी, किसके आधार पर चली थी, गोली चलाने वाले कौन थे, उनके खिलाफ हत्या प्रकरण दर्ज हो, जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो लोग मरे हैं फटाखा फैक्ट्री के विस्फोट होने से, उन्हें भी उचित मुआवजा मिले। देखो, मौत की तो कोई कीमत नहीं होती, जो मर गया उसको तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। बस शासन ने एक ही प्रदेश में घटना पर 1 करोड़ दिया है किसानों को। हम चाहते हैं मजदूर को 1 करोड़ मिले, क्योंकि यहाँ जो मजदूर थे वो 18 से 35 साल के थे, गरीब घर के थे और जवान थे। बहुत दर्दनाक मौत हुई है, और उनका कोई दोष नहीं था उसमें, प्रशासन की लापरवाही, उसका खर्च जिससे मुक्ता और गरीब मजदूरों ने। तो पैसे तो कीमत नहीं जाती, जैसे कि वहाँ मुख्यमंत्री ने पहले मंदसौर में 5 लाख बोला, फिर 10 लाख बोला, फिर 1 करोड़ बोला। जांच होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए किसान हड़ताल में क्यों बैठे थे। उनकी जो जायज़ मांग थी कि वाकई पिछले 10-12 साल से प्रदेश में समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा है, उत्पादन लागत बढ़ी है, डीजल महंगा हुआ है, खाद महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, बीज मजदूर महंगा हुआ है, और कीमत उतनी की उतनी मिल रही है। वही आक्रोश था, लगातार आत्महत्या हो रही है, और वही आक्रोश कई दिनों का दबा हुआ आक्रोश था, इस रूप में सामने आया। तो किसानों के सम्मान में हमारे बड़े नेता भोपाल में बैठ रहे सत्याग्रह में, और हम चूँकि गांधी की पार्टी के लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं, तो गांधी की तर्ज पर पहली बार बालाघाट जिले में हम सभी कांग्रेस के साथी किसानों के पक्ष में, किसानों के समर्थन में, मजदूरों के साथ 15 से 16 2 दिन वाराणसी के ऐतिहासिक जय स्तंभ में सत्याग्रह करें। पति द्वारा प्रताड़ित एक महिला ने मानसिक तनाव में आकर जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतिका आशा तरारे कायदे निवासी बताई गई है। जानकारी के अनुसार आशा ने 10 वर्ष पहले संतोष तरारे के साथ प्रेम विवाह किया था। उसकी 2 बेटियां भी हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। 12 जून को आशा का पति संतोष पड़ोस की एक महिला के साथ सागर जा रहा था।
इस पर आशा ने उस महिला के साथ जाने के लिए पति को मना किया, लेकिन संतोष नहीं माना और उसने अपनी पत्नी आशा की मारपीट के बाद उस महिला के साथ सागर चला गया। इधर पति की प्रताड़ना से तंग आकर आशा ने जहर का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसकी बेटियों ने पड़ोसियों को बताया तो लोगों ने आशा को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान आशा की मौत हो गई। कलेक्टर कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आज 199 आवेदनों पर सुनवाई की गई, जिसमें कलेक्टर भरत यादव ने आवेदनों के आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदकों की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही खैरी विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी, जो जल्द ही ई पेमेंट के आधार पर पीड़ित परिवार के खाते में डाल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक ओर जहां कई लोगों को मकान बनाने के लिए शासन द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो वहीं दूसरी ओर मंगलवार को जन सुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां शासन द्वारा हितग्राही को सहायता राशि तो उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन उसे अब तक ये नहीं बताया गया है कि वो किस जगह पर अपना आशियाना बनाए। यह मामला तहसील लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमोली का है, जहां ग्रामीण कलाम पिता भूरा कुरैशी ने अमोली पंचायत के सरपंच, सचिव और पटवारी पर फर्जी पट्टा देकर उन्हें गुमराह किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर भरत यादव से की है और मामले की जांच कराकर उन्हें इंसाफ दिए जाने की गुहार लगाई है। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए हितग्राही कलाम कुरैशी ने बताया कि प्रधानमंत्री योजना के तहत उन्हें मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए पास हुए हैं, जिसकी पहली किश्त 30,000 रुपए के रूप में उन्हें उठा लिए हैं और मकान बनाने के लिए मटेरियल मंगवा के रखा गया है। लेकिन गांव के सरपंच, सचिव और पटवारी उन्हें ये नहीं बता रहे हैं कि उन्हें किस जगह मकान बनाना है। साथ ही पंचायत द्वारा ऐसा पट्टा उनके नाम किया गया है जो पहले से किसी और के कब्जे में है। मैं लालबर्रा अमोली का निवासी हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम कलाम मोहम्मद कलाम कुरैशी। क्यों आए थे आप यहाँ? मैं यहाँ सर, मेरा इंदिरा मुख्यमंत्री आवास योजना से मेरा पैसा पास हुआ है और मुझे जगह दी गई है। काय के लिए पैसा पास हुआ है? मकान बनाने के लिए सर। तो कितना पैसा पास हुआ आपका? मेरा सर 1.5 लाख रुपये पास हुआ है और जगह भी दी गई है मेरे को, लेकिन वो जो जगह दी गई है उस पर सर पहले से 10 साल से किसी का कब्जा है। जगह किसने दिया है? जगह सर मेरे को पटवारी और सरपंच ने वहाँ मिलके दिए हैं और सर मैं वहाँ कार्य करने जाता हूँ, बनाने जाता हूँ, तो जो पहले से जिसका कब्जा है वो मेरे ऊपर चढ़ाई करता है और वो मेरे से बोलता है कि आप जाइए, जिसने आपको जगह दिया है उसको लेके आइए। मैं सर सरपंच के पास गया तो सरपंच बोलता है कि मेरा काम था बोले जगह देने का, आप पटवारी के पास जाइए। मैं पटवारी के पास गया तो पटवारी बोलता है कि आप थाने जाइए। मैं थाने गया तो थाने वाले बोलते हैं कि आप तहसीलदार के पास जाइए। और जब मैं तहसीलदार के पास गया सर तो तहसीलदार बोलते हैं हमारा काम पट्टा बना के देने का है, अब आप जाइए, लड़िए, झगड़िए और अपना कब्जा करिए। पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण कराए जाने के संदर्भ में ग्राम गणेशपुर के कुछ ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ग्राम गणेशपुर में पक्की सड़क के किनारे जल्द ही नाली का निर्माण किए जाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट में सौंपे गए इस ज्ञापन के संदर्भ में ग्रामीणों ने बताया कि जिस स्थान पर वे रहते हैं वहां पिछले कई वर्षों से नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते प्रतिवर्ष बारिश का पानी उनके घरों में घुस आता है। उन्होंने आगे बताया कि वे पिछले 2 वर्षों से अपनी इसी मांग को लेकर ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। मेरा नाम मजहर अली, लालबर्रा गणेशपुर से। किन समस्याओं को लेकर? जी, यहाँ क्या हुआ, 2 साल पहले लालबर्रा से वारासुनी तक के MBL द्वारा नाली रोड बनाई गई। तो रोड ऊंची होने के कारण जो बाजू से जो नाली थी, जो बरसात का पानी निकलती है, तो वहाँ 35 से 40 जो किसान मजदूर लोग हैं, तो उनके घर में अगर नाली हो गई छोटी, मुरम उस पर डल गई है। तो अब MBL कंपनी वाली भी भाग गई है। लगभग कलेक्टर ऑफिस हम 7 से 8 बार आ चुके हैं, ये 9वां बार है। तो अभी तक क्या कोई उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। समस्या किस प्रकार की जा रही है? कल को बरसात का मौसम शुरू हो गया है। अगर बरसात ज़्यादा होगी तो जो किसानों के जो मकान है, गरीब मजदूरों के जो मकान है, वो लाइन से ढह जाएंगे बरसात से, बाढ़ अगर आ गई। क्या पहले जब रोड छोटी थी तो रोड कटवा देते थे, लेकिन अब रोड तो कट भी नहीं सकती। तो अब क्या मांग करना चाहते हैं आप? यानी उस नाली को गहरीकरण करके फिर से नाली का पूरा किया जाए। लालबर्रा के बस स्टैंड में यात्रियों के लिए कई सुविधाओं का काफी अभाव है।
इस मामले में सरपंच अनीस खान के प्रस्ताव पर कलेक्टर भरत यादव द्वारा 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। अब यहां यात्री प्रतीक्षालय के पास प्रसाधन निर्माण शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने की बात हमेशा की जाती है, लेकिन लालबर्रा क्षेत्र में देखने से ऐसा नहीं लगता कि यहाँ सड़कों का जाल बिछा हो। यहाँ तो वर्षों से सड़कों की मरम्मत तक नहीं की गई है। इनमें से एक सड़क अमोली समनापुर सड़क मार्ग भी है। इस मार्ग पर इतने अधिक गड्ढे हो गए हैं कि अब यह सड़क चलने लायक नहीं कही जा सकती। क्षेत्रीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने बरसात से पहले इस मार्ग की मरम्मत की बात कही है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि लालबर्रा से 8 किलोमीटर की दूरी पर मगरदर्रा हॉल्ट स्टेशन है, जहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन अमोली समनापुर मार्ग के जर्जर होने के कारण आधे घंटे का सफर हो जाता है। यदि यह मार्ग शीघ्र बन जाए तो क्षेत्रीय लोगों को बहुत फायदा होगा। वार्ड नंबर 6। क्या परेशानी है इस रोड पर? इस परेशानी ये है कि ये रोड बहुत दिन से बंद है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये रोड बनना जरूरी है, अन्यथा इसमें कई प्रकार के एक्सीडेंट होंगे बारिश में परेशान। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है जहाँ तहाँ गड्ढे पड़े, जहाँ पे एक्सीडेंट की नौबत है। तुरंत इसलिए जनता पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक, और शासन ने इतना पैसा जैसे स्वीकृत हो गई बोल रहे हैं, तो ये कब तक? नहीं, तो बरसात के पहले बनना चाहिए। तो बरसात को अब दिन ही कितने बचे हैं? बरसात क्या दिन बचे, बाकी दिन नहीं बचे। तो रोड कैसे बन जाएगी बरसात के पहले? पर बनना चाहिए, कोशिश शासन ने जरूर ध्यान देना चाहिए। तो अभी गड्ढे भराई का काम हो जाना चाहिए कम से कम। अभी कम से कम गड्ढे भरे तो उतना ही काफ़ी था कम से कम। जी, क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 66 साल हो गया। 66 कैसे जाते हैं आप लालबर्रा? दादा कहीं मोटर जाता हूँ, बाप साइकिल वगैरह? साइकिल वगैरह नहीं है दादा। तो जो लोग जाते हैं क्योंकि साइकिल चला नहीं पाता मैं। साइकिल चलाने वाले की ये आफत है, कम से कम कहीं 2-4 साइकिल मिल गई या एक तो साइकिल मिल गई ना, तो गड्ढे तक वो मौत किसी का कोई उसकी हालत नहीं है। डबल नहीं जा सकते? डबल नहीं जा सकते बाप, सिंगल ही जाती है। सिंगल जा सकते हैं, और वो भी कोई जरूरी नहीं है। तो उससे आने जाने में कहीं परेशानी, गड्ढे बहुत जगह पड़ गए हैं। साइकिल से जाते हैं? साइकिल से आने जाने करते हैं हम लोग। टूट होती है, टूट कभी कभी गड्ढे ज़्यादा मिल गए या पानी आने आया, मान के चलो बरसात में, तो टूट होने की कोई बात ही नहीं है। तो कब से ऐसी स्थिति है लगातार? ये करीब 2-3 महीना हो गया मानते हैं। बहुत ज़्यादा खराब हो गई। नहीं तो अभी जैसे नई सड़क बनना है, स्वीकृत हो गई बोल रहे हैं, बहुत जरूरी है, बनना जरूरी। तो अभी बारिश के पहले क्या चाह रहे हैं आप लोग? बारिश के पहले कम से कम मरम्मत हो जाए अड्डे गड्ढों की, तो इतने ही काफ़ी कम से कम। कुछ हिस्सा खराब है कि पूरी सड़क? अरे कहीं कहीं बीच में काफ़ी खराब है, कहीं कहीं काफ़ी खराब है। क्या लग रहा है आपको किसकी रोड बनना चाहिए हमें? विभाग की लापरवाही, गड्ढे उड्डे नहीं भरे? गड्ढे कम से कम भरना चाहिए, कम से। लामता वन परिक्षेत्र के कुछ ग्रामीण कृषकों ने अधियाल गोंदी नाले पर स्टॉप डैम बनाए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में ग्रामीण कृषकों ने कलेक्टर भरत यादव को बताया कि अधियाल गोंदी में स्टॉप डैम अधियाल गोंदी में वे स्टॉप डैम बनाने की मांग पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने उनकी मांग पर अब तक ध्यान नहीं दिया है। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए ग्रामीण कृषकों ने बताया कि यदि उक्त नाले पर डैम का निर्माण कर दिया जाएगा तो वे अपनी जमीनों की सिंचाई कर उसके फसल लगा सकते हैं। उसमें क्या समस्या को लेकर पहुंचे थे? हमारा समस्या थी अधियाल गोंदी नाले में स्टॉप डैम को बनाने का, उसकी कार्रवाई 10 साल से कर रहे, कुछ नहीं हो पा रहा, और उससे कम से कम हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होंगी, उस पर डिपार्ट वाले ध्यान ही नहीं दे रहे विभाग। अच्छा, अभी जैसे कि स्टॉप डैम नहीं है तो किस प्रकार की समस्या बन रही है वहाँ पे? पानी की समस्या है, पानी खेती में चला नहीं, फसल नहीं होती। अच्छा, विभागीय अधिकारियों से कभी आपने ज्ञापन के माध्यम से संपर्क किया हो? क्या कहना आता है इसमें? हो जाएगा बोले, हुआ ही नहीं आज। लगभग कितने सालों से प्रयत्नरत हैं आप? तो इससे पहले और कार्रवाई इसकी चालू थी,
उसके बाद मैं अध्यक्ष बना, फिर भी चालू थे कार्रवाई, पर हो ही नहीं रहा। अगर बन जाता है तो किस प्रकार के वहाँ किसानों को, कितने किसान लाभान्वित होंगे उससे? 90% किसानों को वहाँ पे लाभान्वित मिलेगी, सिंचाई का साधन होगा वहाँ पे किसानों को, और जंगली जानवर को भी पानी की, और जंगली जानवरों को भी पानी की सुविधा हो जाएगी। पंचेरा बीट है जहाँ पे अभ्यालगोंदी नाला बनना है, इसकी लगातार ग्रामीणों के द्वारा 10 वर्षों से मांग की जा रही है, परंतु वन विभाग के अधिकारियों की टाल मटोल और लापरवाही के चलते आज तक वहाँ स्टेडियम नहीं बना। मेरे रहते में 2-3 बार एस्टीमेट उसका बना करके स्वीकृत करा के मैंने दिया, उसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा कभी बारिश का बहाना, कभी गर्मी का बहाना बता करके अभी तक टाल मटोल करते गए। इस अभ्यालगोंदी नाला बनने से वहाँ के सैकड़ों बेरोजगार है, किसान हैं, उनको लाभ होगा, वन्य प्राणियों को भी इसका लाभ मिलेगा और वहाँ की फसल जो सिंचित होगी। अभी आप जनसुनवाई में गए थे तो क्या आश्वासन मिला वहाँ पे? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम संबंधित विभाग जो है उनको पहुँचाते हैं और तत्काल कार्रवाई करवाते हैं। साहब को जनसुनवाई में लगवाए थे, DO साहब को भी लगवाए थे, परंतु ये सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद भी, इसके पूर्व जब चुनाव विधानसभा लोकसभा हुआ तो वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया और आगामी चुनाव में भी इसका बहिष्कार किया जाएगा अगर ये इसका मिडम नहीं बनेगा तो। और आगामी समय में अब पूरे ग्रामीणों के साथ में रह करके हम लोग CCF कार्यालय में घेराव करेंगे। कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उत्तम उपकरणों का ज्ञान कराकर किसानों की आय दुगनी किए जाने को लेकर मंगलवार को भटेरा चौक स्थित शीतल पैलेस में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक उपकरणों की जानकारी देकर शासन से मिलने वाले अनुदान पर चर्चा की गई। आदर्श विकास केंद्र और शक्तिमान कंपनी की ओर से आयोजित इस किसान संगोष्ठी कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शक्तिमान कंपनी के प्रदेश जोनल मैनेजर अरविंद सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से शक्तिमान उपकरणों की खरीदी पर 88,000 की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है, जो देश के किसी भी राज्य में नहीं है, और सरकार तथा कंपनी का मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीकी की जानकारी देकर उनकी आय को दुगना करना है। मेरा नाम हरमीत सिंह है, मैं जोनल मैनेजर हूँ शक्तिमान में। यहाँ पूरा मध्य प्रदेश राज्य का शक्तिमान की तरफ से। बेसिकली जो हमारी कंपनी का मेन मोटो है सस्ती खेती बाड़ी और ये नॉलेज पूरी फार्मर तक जाने, ये हमारे बेसिक कंपनी का मोटो है। इसी उद्देश्य के अधीन हमने यहाँ आज हमने एक फार्मर मीट रखी थी, जो बेसिकली कस्टमर्स को यही अवेयर कर रहे हैं कि खेतों में आग ना लगाए, जो हमारा प्राइम मोटो अभी चल रहा है इस वक्त। जैसे अभी आपने देखा पोल्यूशंस के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, और खेत की इससे उर्वरकता जो उपजाऊ शक्ति भी घटती है, ये एक अवेयरनेस का एक हमारा सब्जेक्ट था। प्लस अभी जो सबसे बड़ी जो धान की अभी खेती अभी बोई जाएगी, उसकी तैयारी के लिए क्या क्या हमारी पास मशीनें हैं जिससे वो अच्छी तरह अपनी धान रोपण का काम कर सके। प्लस धान होने के बाद उसको जो शेष उसका बचेगा उसको आग से कैसे बचाए। सबसे ज़्यादा आग उस पार्ट पे लगती है जब धान कटाई होती है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने गेहूँ लगानी है, दूसरी धान की लेनी है, तो खेत तैयार करना होता है। तो उसके ऊपर हमने एक नया मल्चर लॉन्च किया है, जो MP सरकार की सहयोग से 88,000 की हमने उसके ऊपर सब्सिडी लेके आए हैं। तो अभी हिंदुस्तान में किसी और राज्य में इतनी बड़ी सब्सिडी नहीं है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर योगदान दिया अपना। तो एक वो लोगों तक मैसेज, जो गवर्नमेंट का मैसेज है, वो पहुंचे और उसका फ़ायदा पूर्ण लें। तो एक हमने मल्चर के ऊपर किया, प्लस कस्टमर के ऊपर हमारा रहता है कंपनी का सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर डिस्कशन। वारासिवनी में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान 11 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें रानी दुर्गावती कॉलोनी की लो वोल्टेज की समस्या से संबंधित आवेदन भी शामिल हैं। अधिकारियों ने समस्या के शीघ्र निराकरण की बात की। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान ही SDM द्वारा आदिवासियों को तिरपाल का वितरण भी किया गया। क्या आपका परिचय? सर, मेरा नाम करुणा रामटेक है। मैं वार्ड नंबर 3 रानी दुर्गावती से हूँ। वहाँ पे बिजली की समस्या बहुत है, यानी वोल्टेज नहीं रहता, बिजली समस्या, टाइम पे पानी नहीं भर पाता,
मिक्सी नहीं उठ पाती, कूलर नहीं उठते, यानी बल्ब भी बराबर जल नहीं पाते। बच्चे पढ़ लिखते हैं तो इतने परेशान हो जाते हैं, उनको फोड़ा फुंसी भी उठ जाता है, फीवर बन जाता है। इतनी गर्मी की पड़ोस यानी बहुत तापमान के कारण बहुत वहाँ पे गर्मी यानी समस्या बनी हुई है। ये तो 4-5 साल से सर हम तो इतना परेशान हो जाते हैं। आते हैं ऑफिस में एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं, एप्लीकेशन आगे बढ़ाएंगे कहते भी बढ़ाते नहीं, आके वो ADM साहब वगैरह भी कहते हैं आपकी समस्या दूर हो जाएगी, फिर भी 8 दिन में 4 दिन में ऑफिस में आना ही पड़ता है। क्या प्रॉब्लम है साहब से हम बोलते हैं कि आपसे नहीं बनता तो आगे हमें क्या करना चाहिए, वो चाहिए कि आप लिख के दीजिए, हम जाएंगे कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे, हम अपनी यानी कि समस्या को हल करेंगे। साहब ने बोले आज शाम तक कितना समस्या हल हो जाएगी, लेकिन शाम तक के नहीं हुई तो हम कल और पहुँचेंगे। हम वो नहीं देखेंगे, जन समस्या में जाएंगे, साहब से मिलेंगे। अब पूरी महिला वार्ड नंबर 3 की जितनी भी 50 महिलाएं हैं पूरे कलेक्टर साहब ऑफिस में जाएंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे। अगर हमको वहाँ पे वो नहीं मिला, क्या कहते हैं, वोल्टेज की समस्या नहीं हल हुई तो आगे और कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कब तक के बैठे रहेंगे, बच्चे भी परेशान होते हैं और सब माहौल यानी बिजली के कारण तो सभी चलता है। जी, हमें वोल्टेज की समस्या से दूर किया जाए। वोल्टेज आपका परिचय? जी, सोनाली शिवमीटर, वार्ड नंबर 3 बारासूनी से। हम इतना ही चाहते हैं कि हमारी वोल्टेज की समस्या किसी भी तरह से हल की जाए। ट्रांसफार्मर इस साल नहीं तो अगले साल लगाए, लेकिन किसी भी तरह ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाए और वोल्टेज की व्यवस्था सबसे पहले की जाए, क्योंकि अभी पढ़ाई का समय है और वहाँ कम से कम 100-150 घर हैं। उसमें बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए अब लगेगा, स्कूल है उनका शुरू होने वाला, और मतलब कॉलोनी अभी बहुत डेवलप नहीं है, इसलिए आजू बाजू नाली सड़क कुछ है नहीं, उससे सांप बिच्छू और बहुत आयत में है सांप। जैसे मान लीजिए रात में वोल्टेज रहता, अंधेरा रहता होगा वहाँ? बहुत अंधेरा रहता है, क्योंकि अभी नया बिजली बिल कितना आ रहा है आप लोगों को? बिजली बिल तो हम पूरा दे रहे हैं, 1500-1600 के हिसाब से नहीं दे रहे हैं। 1500 दे रहे हैं, कोई 1600 दे रहे हैं, कोई 2000 दे रहा है, ऐसे दे रहा है। बिजली बिल तो पूरा वसूल कर रहे हैं। शिकायत कहाँ की है? हम लोगों ने अभी पंचायत में शिविर जो लगा था बिजली ऑफिस का, उसमें भी किया। उसके पहले SDM साहब से भी मिले, उसके पहले D साहब के घर जाके उनको धरना दिए थे, और SDM बिजली ऑफिस जाके दिए, मतलब सब तरफ जा चुके हैं। अब आश्वासन दिए हैं कि शाम तक बिजली का वोल्टेज अब प्रॉपर मिलेगा। तो वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है? नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं है वहाँ। तो क्या मांगे आपकी प्रशासन? हमारी मांग है कि ट्रांसफार्मर लगाया जाए, लेकिन अभी वैकल्पिक व्यवस्था करे हैं, बोले आने वाले समय में ट्रांसफार्मर लग जाएगा। मान लीजिए जो वैकल्पिक व्यवस्था बोले हैं आप आश्वासन दिए, अगर पूर्ण नहीं होता तो क्या करेंगे फिर? धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे वार्डवासी मिलके। बहुत दिनों से हम लोग निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आके मिल रहे हैं, लेकिन इसका अगर प्रॉपर कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम लोग को जो चाहिए। संत निरंकारी मंडल द्वारा बेसहारा, पीड़ित और गरीब मरीजों के लिए मंगलवार को रक्तदान किया गया। संत निरंकारी मंडल के भाई बहनों द्वारा 150 यूनिट रक्तदान जिला अस्पताल में किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर भरत यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित अनेक गणमान्य नागरिक और संत निरंकारी मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री यादव ने लोक कल्याण की भावना से किए जा रहे इस पुनीत कार्य की सराहना की। आज ये संत निरंकारी मंडल द्वारा रक्तदान का शिविर है और संत निरंकारी मंडल सभी सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं और इनका मुख्य आयोजन रक्तदान ही होता है, हर वर्ष होता है। पिछले साल भी 171 यूनिट आपने दिया था और आज जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि पूरे भारत देश में सभी जगह संत निरंकारी सेवा मंडल जो है रक्तदान का शिविर लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सामाजिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में सबसे बड़ी संस्था ये होगी जो इतनी बड़ी संख्या में इतना रक्तदान का कार्य करते हैं। आज भी ये रक्तदान का शिविर है जिसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबसे अपील करता हूँ कि हमारे बालाघाट के जिला चिकित्सालय में हम बहुत सारे मरीजों को आप सबके सहयोग की वजह से बहुत सारे डोनेशंस हो रहे हैं रक्त के, उसकी वजह से बहुत सारे जो गंभीर बीमारियों के मरीज हैं जिनको रेगुलर रक्त की ज़रूरत पड़ती है, थैलीसीमिया के हैं, सिकल सेल के, निःशुल्क उनको रक्त देते हैं। गर्मी में सबसे ज़्यादा रक्त की ज़रूरत पड़ती है और रक्तदान उस तुलना में कम होता है। जून का महीना रक्तदान का महीना है, तो सबसे आग्रह है इसी तरह की सेवा के कार्य में सब सहभागी बने और ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में रक्तदान करें, सामूहिक रूप से करें या व्यक्तिगत रूप से भी जिला अस्पताल में जाके कर सकते। वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि हर वर्ष यह रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। ये संत निरंकारी मंडल के द्वारा ये 8वां रक्तदान शिविर है और मैं समझता हूँ कि बालाघाट जिले में
रक्तदान शिविर जितने भी लगे उसमें सबसे बड़ा शिविर संत निरंकारी मंडल के द्वारा लगाया जाता है। पूरे देश में लगभग 300 स्थानों पर रक्तदान शिविर ये इस महीने में लगाएंगे। और जैसा कि ये जून का महीना ये रक्तदान का महीना होता है, इसमें रक्तदान करना लोगों के लिए भी भले के लिए है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि सब लोग रक्तदान इस प्रकार से करते रहें। अपने बेटे द्वारा की जा रही मारपीट से तंग आकर एक वृद्धा ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज ट्रेन पर गोंगलई के पास ट्रेन से कटी वृद्धा श्रीमती हिरकन बाई की लाश पुलिस ने बरामद कर ली है। जानकारी के अनुसार हिरकन बाई के 3 बेटे हैं, जिसमें 2 की शादी हो चुकी है और तीसरा बेटा उमाशंकर कुंवारा है और शराब पीने का आदी है और रोज परिवार के लोगों को परेशान करते रहता है। 12 जून को भी उमाशंकर पटले शराब पीकर घर आया था और किसी बात को लेकर अपनी 65 साल की मां के साथ खूब मारपीट की। दोनों भाई और गांव वालों के बीच बचाव के बाद भी वह शराबी शांत नहीं हुआ और उसका उत्पात जारी रहा। इस पर उसकी मां हिरकन बाई घर से चली गई और बेटे की मारपीट से तंग आकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। थोड़ी देर बाद बड़े दोनों बेटे ने अपनी मां को तलाश किया और नहीं मिलने पर जब वे ग्रामीण थाना पहुंचे तो वहां किसी वृद्धा के ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने की खबर मिली। बेटों ने मौके पर जाकर देखा तो उसकी मां की ही लाश पड़ी थी। क्या नाम आपका? गौरी शंकर पटले। कहाँ रहते आप? गोंगली। अच्छा, ये कौन है आपकी मम्मी? क्या नाम था इनका? हिरन बाई पटले। क्या उम्र रही होगी इनकी? 65। अच्छा, क्या हो गया, ऐसा कदम क्यों उठाया इनने? हाँ, मतलब क्या था, शाम का समय यानी 7 बजे करीब का समय था और माताजी भी थी और हमारे छोटे भाई साहब आए कहीं से, खाना वाना खाए और थोड़े से आवेश में आ गए। बोले दाल ही बनाया हुआ ऐसा वैसा करके और बोले समय पे मेरे को खाना नहीं मिलता और चूल्हा वूल्हा जो होता है गांव में मट्टी को उसको तोड़ फोड़ दिए। एकदम आवेश में आके माँ बैठी थी और माँ को बिल्कुल मारना वारना चालू कर दिया इनने, मारना पीटना चालू किया। हम भी गए बीच बचाव में थोड़ा सा, तो हम पे हावी हो गया था। हमने सोचा यार मोहल्ले के 1-2 लोगों को बुला करके थोड़ा मामला को शांत कर लेते हैं, 4 के बीच में जो भी बातें हो जाएगी। उस बीच में हम आए, बड़े भैया भी आए कहीं बाहर से, तो उनके ऊपर हावी हो गया, उनसे जुआ जपटी होने लगी, उनसे छुड़ाया। उस बीच में माताजी निकल गई। कहाँ के लिए? अब मतलब निकल गए, घर से बाहर निकल गए। फिर हम अपने मामले को समझाइश किए और भी लोगों ने, और फिर हमने कहा देखो भाई माताजी कहाँ चली गई। माताजी ने देखे, इधर उधर खोजे भी नहीं था। हमने सोचा चलो रिपोर्ट लिखा देते हैं। और यहाँ 9 बजे करीब मतलब ट्रैक पे माँ आ चुकी थी, तो यहाँ से किसी भी भाई ने थाने में किया हो तो वहाँ थोड़ी चल रही थी, तो वो थोड़ा बोलने लगे ऐसा ऐसा हो गया करके। तो हम लोग समझ गए भैया के साथ, तो हम लोग वहाँ जो भी लिखा पढ़ी की और तत्काल यहाँ गए, तो शिनाख्त हमें हमारी माँ पाएगी। ग्रामीण थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाकी की कार्यवाही की। सर, आपका परिचय बताया। मैं उप निरीक्षक रत्नांबर शुक्ल, थाना ग्रामीण नवे गाँव में पदस्थ हूँ। सर, कैसा क्या मामला है सर, कब जानकारी लगी थी आप लोग? ये रात में अपने को यहाँ रेलवे ट्रैक में जो रेलवे के कर्मचारी रहते हैं, रेलवे पोर्टर मिस्टर शशांक, इनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि यहाँ गोंगलई रेलवे फाटक के पास में ट्रैक में एक महिला की डेड बॉडी कटी हुई पड़ी है मृत अवस्था में। तो इस सूचना पर इनकी तरफ से मर्ग कायम किया गया था और रात में भी यहाँ मौके पर आया था स्टाफ और देखा गया था। चूँकि रात में अंधेरे का वक्त था, तो उस समय पर यहाँ मौके पर शव की सुरक्षा के लिए आरक्षक लगा दिए गए थे। और अभी जैसे ही उजाला हुआ सुबह, तो हम लोग आकर के और मौके पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। शव पंचायतनामा वगैरह लिया है, अभी डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, तो इसकी जांच कर रहे हैं। सर, आपने बयान तो लिया होगा परिजनों के? नहीं, अभी परिजनों के बयान नहीं लिया, चूँकि यहाँ जो महिला ख़त्म हुई हैं उनके पुत्र वगैरह हैं, अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। चूँकि माँ ख़त्म हुई है उनकी, थोड़ा सा छोटे बेटे का मारपीट किए जाने का संभावना। अभी बयान लेंगे और जैसा भी जांच में आएगा तो उस हिसाब से कार्रवाई। सर, इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी नहीं। अभी तो प्रथम दृष्टया मर्ग कायम करके और जांच में लिया गया है, और जांच में जो भी तथ्य आएंगे स्टेटमेंट वगैरह में, आगे वैसी कार्रवाई। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। बालाघाट गोंदिया मार्ग पर ग्राम पिंडरई में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। 6 साल के बच्चे की लाश सड़क पर वैन में रखकर किया चक्काजाम। 1.5 घंटे तक अवरुद्ध रहा यातायात। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण हुए शांत। बेटे की मारपीट से तंग आकर बूढ़ी मां ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या।
डंपर की टक्कर से बाइक सवार भाई की मौत, बहन गंभीर रूप से घायल। गुजरी बाजार के एक जनरल स्टोर से 50 किलो अवैध पटाखा जब्त और संत निरंकारी मंडल के सदस्यों ने किया रक्तदान। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।